तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए हर दिन एफर्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए इंटरव्यू की कोई भी तैयारी 2 महीने में नहीं कर सकता। देखिए, ये कभी रिवील होता नहीं है कि मार्क्स कैसे डिसाइड होता है, और आप इस बात से अग्री करेंगे कि जहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी होती है वहाँ थोड़ी डिस्क्रिशन तो रहती ही है। एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि लैंग्वेज कोई भी एक्सपोजर से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल माइंडसेट के चलते ये है कि अंग्रेज़ी वालों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है और हिंदी वालों को नहीं मिल रहा। पर मुझे लगता है कि ये हमारा मेंटल बैरियर भी है। जहाँ भी हैं आप, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा दिया, आपको हर दिन सोचना चाहिए कि जब आप यूपीएससी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे। डाइवर्स पैनल रहता है, बहुत वर्सेटाइल पैनल रहता है। उस पैनल पर एक साइकोलॉजिस्ट को लिया जाता है, उस पैनल पर एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर करंट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर एक्सपर्ट्स होते हैं। आप समझ पा रहे हैं? राइट। और दूसरा करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, वो तो मुझे लगता है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको हर दिन जीवन में मतलब जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट उसके बाद भी अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ हैं सलोनी खन्ना मैम, जिनको आप सभी जानते ही होंगे। मैम दृष्टि का जो यूपीएससी का मॉक पैनल है उसके मेंबर हैं, साथ ही मैम डीयू के प्रोफेसर हैं। तो आज हम मैम से जानेंगे कि मैम यूपीएससी एस्पिरेंट्स में या जो कैंडिडेट होते हैं जो इंटरव्यू देने आते हैं, उनमें ऐसी क्या बातें देखते हैं कि वो डिज़र्विंग है यूपीएससी के लिए या नहीं है, या फिर इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। जो भी बातें हम इंटरव्यू गाइडेंस के ऊपर मैम से जानेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर मैसेज कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू सो मच कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। मैम आप जैसे डीयू में प्रोफेसर हैं, तो सबसे पहले मैम आप क्या पढ़ाते हैं डीयू में? मैं डीयू में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। ओके, इकोनॉमिक्स जी। ओके। सो मैम आप ये बताइए, जैसे कि आप मॉक इंटरव्यू के पैनल मेंबर हैं, तो फर्स्ट जैसे ही कैंडिडेट आता है पैनल मेंबर में इंटर करता है, नॉर्मली काफ़ी वीडियोस वायरल होते हैं टॉपर्स की, वो इंटर कर रहे हैं, उनको कुछ इस तरीके से बैठना चाहिए, इस तरीके से, तो आप क्या जज करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन कैसे देखते हैं मैम? इंटरव्यू में जो भी आप टाइम स्पेंड करते हैं, मान लीजिए आपका इंटरव्यू औसतन 30 मिनट का है, तो 30 मिनट में एक आपकी एंट्री से लेकर और आपकी एग्ज़िट तक आपकी सारी मूवमेंट्स को काउंट किया जाता है। मान लीजिए आपने एंटर किया और आपने एंटर करते हुए मे आई कम इन नहीं पूछा, तो ये दर्शाता है कि आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था, आपको पूछना चाहिए था। अगर आप एक ऐसे कमरे में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर यूपीएससी का पैनल बैठा है, तो आपको उनकी परमिशन लेनी चाहिए एंटर करते हुए। या आपने एंटर किया और आप बैठते हुए लड़खड़ा गए, या आप चेयर पर बैठे और आप काँप रहे हैं, या आप जब विश करने लगे तो आपने सिर्फ मेल मेंबर्स को विश किया। जनरली हमारी क्या आदत होती है, हम एंटर करते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम बोलना हम भूल जाते हैं। तो ये इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो 30 मिनट हैं, जैसे वो चक दे इंडिया का डायलॉग है कि ये आखिरी 30 मिनट है और आपको इसका मोस्ट यूज़ करना है, मतलब वैसे ही ये 30 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें एक एक सेकेंड आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपकी मूवमेंट्स हैं, वो काउंट करती हैं। राइट मैम। सो जैसे कि मैम आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, पैनल मेंबर मैम किस टाइप के होते हैं नॉर्मली, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो जो यूपीएससी का पैनल रहता है वो बहुत डाइवर्स पैनल रहता है, बहुत वर्सेटाइल पैनल रहता है। उस पैनल पर एक साइकोलॉजिस्ट को लिया जाता है, उस पैनल पर एक्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर करंट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उस पैनल पर एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कोई आर्मी से हो सकता है, कोई डिफेंस से, कोई नेवी से, वैसे लोग होते हैं उस पैनल पर। उस पैनल पर प्रोफेसर्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से। तो ये एक डाइवर्स पैनल होता है ताकि आपके पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी को टेस्ट किया जा सके। राइट मैम। सो नॉर्मली हम पूछते हैं इंटरव्यू में कि हम जैसे हम यूपीएससी भवन के बाहर भी इंटरव्यू, सर आपका कितने मिनट इंटरव्यू हुआ, तो सर मैम ये बताइए कि इंटरव्यू को लेकर ऐसा कोई मॉक इंटरव्यू जब लेते हैं तो फिक्स टाइम की नहीं, 30 मिनट आप जैसे आपने जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू अगर कोई कैंडिडेट है इंटरेस्टिंग होता जा रहा है तो वो लॉन्ग भी जा सकता है, कुछ इस तरीके? देखिए, मॉक इंटरव्यू जनरली टाइम जो है निर्धारित किया जाता है पहले ही, क्योंकि मॉक इंटरव्यू आपको सिखाने के लिए है। लेकिन जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनका इंटरव्यू 10 ही मिनट में ख़त्म हो गया, और मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जिनका इंटरव्यू 45 मिनट तक चला। अब जनरली स्टूडेंट्स के बीच ये धारणा है कि अगर इंटरव्यू लंबा चल रहा है तो अच्छा ही हुआ होगा, या छोटा चला है तो अच्छा नहीं हुआ होगा। पर हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर इंटरव्यू छोटा चला तो मतलब बोर्ड को आपको जानने का मौका कम मिला,
अगर आपने 10 ही मिनट अंदर बिताए तो आपसे ज़्यादा सवाल नहीं हो पाए होंगे, ज़्यादा सवाल नहीं हुए तो आपको ज़्यादा छक्के या चौके मारने का मौका भी नहीं मिला। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर इंटरव्यू लंबा चला है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अच्छा हुआ हो। लेकिन अगर आपकी पारी लंबी चल गई है और उसमें आपके मिसेस बहुत ज़्यादा हैं और हिट्स बहुत कम है, तो वो भी आपके लिए बैकफायर कर सकता है। तो ऐसे कोई फिक्स रूल नहीं है, बट जनरली अच्छा होगा अगर आप इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप जैसे यंग हैं, आप किसी डेट पर जाएं, तो अगर आपके साथ जो भी महिला डेट पर है वो 3 घंटे 4 घंटे बिताएं तो लगेगा कि वो आप में इंटरेस्टेड है। ऐसे ही यूपीएससी के इंटरव्यू का है, अगर आपको ज़्यादा समय दिया जा रहा है मतलब आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, बोर्ड मेंबर्स का इंटरेस्ट है आप में, तो अगर पैनल आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ये पॉजिटिव बात है, और इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो ये नेगेटिव बात है। लेकिन अगेन एज आई से नथिंग इज फिक्स्ड, ऐसे कुछ थंब रूल नहीं है। ओके, सो मैम अब हम बात करें, जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू में कैसे जज किया, आपका इंटरव्यू कैसे गया। सो मैम नॉर्मली स्टूडेंट्स काफ़ी थिंकिंग करते हैं कि हम मॉक दे रहे हैं फिर यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसमें वो क्या क्या पूछते हैं, कैसे इंटरव्यू में मतलब जाता है। तो मैम आप क्या लेवल रखते हो मॉक का, या फिर ऐसा तो नहीं मॉक का लेवल ज़्यादा रहता हो, क्वेश्चन पूछने का डिफ़िकल्ट रहता हो जो यूपीएससी का ना पूछा जाता हो। देखिए यूपीएससी आपकी नॉलेज प्रीलिम्स और मेंस में टेस्ट कर चुका है। अब जब इंटरव्यू की बात आती है, इंटरव्यू डिफ़िकल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका इंटरव्यू आपके डैफ से होता है। डैफ आप खुद भरते हैं। डैफ इज़ योर डिटेल्स ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। अब मैंने तो आपको नहीं कहा कि आप मुझे क्रिकेट के बारे में बताइए, आपने अपने डैफ में लिखा कि आपकी हॉबी क्रिकेट है। जब आप बोल रहे हैं कि आपकी हॉबी क्रिकेट है, फिर ये लाजमी है कि मैं आपसे क्रिकेट पर सवाल करूं। लेकिन अगर आपने क्रिकेट लिखा है तो मैं आपसे फुटबॉल पर या हॉकी पर सवाल नहीं करूंगी। आप समझ रहे हैं? तो डैफ के ऊपर ही बेस्ड होता है इंटरव्यू। और जब नहीं भी बेस्ड होता है, बहुत लोगों को लगता है कि ये तो एब्रप्ट सवाल पूछ लिया गया, या ये सवाल का तो मतलब ही नहीं था, क्यों पूछा मुझसे, या मैं तो शहर से हूँ, मुझसे गांव के बारे में क्यों पूछ लिया गया। तो आप शहर से हैं इसलिए आपसे गांव के बारे में पूछा जा रहा है, क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे तो भारत जो हमारा 75% गाँव में है, आपको वहाँ के लोगों को भी सर्व करना होगा। तो आपकी वो सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए आपसे गाँव के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर आपसे डैफ के बाहर मतलब आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आपने जो सिलेबस का पढ़ा है वो कितना रेलेवेंट है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? कि अगर आप शहर में रहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप गांव को भूल गए हैं, या अगर आप पुरुष हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं आप महिलाओं को भूल गए हैं, या कहीं अगर आप अपर कास्ट से हैं तो ऐसा तो नहीं है आपकी लोअर कास्ट को लेकर सेंसिटिविटी कम हो गई है। तो आइडिया यही होता है कि आपसे जेनरिक चीज़ें पूछी जाएं, ओवरऑल जो आपकी होलिस्टिकली पर्सनैलिटी का एक हमें मापदंड दे पाए। राइट मैम। सो नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी लोग अपनी फेक पर्सनैलिटी को शो करते हैं, तो मैम आप कैसे जज कर पाते हो कि वो एक्चुअल में हाँ सही बता रहे हैं या फिर जो वो बताना चाह रहे हैं वो रियल तरीके से बता रहे हैं? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 95% कैंडिडेट्स बोर्ड मेंबर्स के सामने फेक नहीं कर सकते। उसके 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि आप इतने हाई प्रेशर जोन में होते हैं जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, और वो आपकी लाइफ का इकलौता मौका होता है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मुझे लगता है कि कैंडिडेट्स इतने स्मार्ट होंगे कि वो रिस्क नहीं करें कि वो कुछ झूठ बोल दें जो पकड़ा जाए और एम्बेरसिंग हो जाए। दूसरा, अगर आप झूठ बोल भी रहे हैं, मान लीजिए मतलब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि वो झूठ बोलें और पैनल को गुमराह करें, तो जो पैनल पे बैठे लोग हैं उन्हें इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो समझ जाते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हुई। अब आप बोल रहे हैं कि क्या कोई फेक कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल आप फेक कर सकते हैं। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, कुछ चीज़ें आपको फेक करनी भी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप शहर में ही पले बड़े हैं, आपको गाँव का कोई आइडिया नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं कि आप यूपीएससी क्वालिफाई करें। तो आप क्या दिखा सकते हैं? अगर मैं आपसे गाँव के बारे में पूछूं या अगर मैं आपसे ट्राइबल एरियाज़ के बारे में पूछूं, आप अपनी सेंसिटिविटी दिखा सकते हैं जो आपने किताबों से पढ़ी है। तो आप फेक कर रहे हैं, आप कभी गए नहीं है किसी ट्राइबल एरिया में, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैडम हमें ट्राइबल्स की तरक्की के लिए 3 चीज़ें करनी चाहिए। इतना फेक करना ठीक है, पर जब कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। अब फेक पर्सनालिटी एक पैनलिस्ट कैसे पकड़ता है, हम देखते हैं आप कितना इंटीग्रल हैं, कितना कंसिस्टेंट हैं। जैसे मैंने ये शायद पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था, मैंने एक कैंडिडेट से पूछा कि प्रोहिबिशन मतलब जो अल्कोहल बैन कर दी गई है बहुत सारे स्टेट्स में, आपका इस पर क्या मत है? तो उन्होंने बोला कि प्रोहिबिशन नहीं होना चाहिए मैडम, क्योंकि हम सब को जब हमें वोट करने का चॉइस है तो हमें सिटीजन्स की विजडम पर रिलाई करना चाहिए कि वो खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें शराब कंज्यूम करनी है या नहीं करनी है। मैंने उनसे सेम बात मैरिजुआना के लिए पूछी, तो उन्होंने
मुझे जवाब दिया कि मैडम मैंने मैरिजुआना तो ट्राई की नहीं है, तो मैरिजुआना तो बैन कर देनी चाहिए। अब आप समझ पा रहे हैं कि इनकी बात में कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो जहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं होती वहाँ फेक पर्सनालिटी सामने आ जाती है। राइट मैम। सो जैसे कि मैम अभी आपने इतने एग्जांपल दिए, नॉर्मली मैम जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पैनल मेंबर के द्वारा, तो क्या लगता है मैम कि आप लोग पहले से सोच के जाते हैं कि नहीं आज मुझे इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछने हैं, देन या फिर उनका डेप्थ देखकर या फिर क्रॉस कन्वर्सेशन के टाइम पर कुछ क्वेश्चन निकल कर आते हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता कि पहले से सोचा जाता है कि आज यही क्वेश्चन पूछने हैं। हम सब लोग अखबार पढ़ते हैं, हम सब लोग न्यूज़ देखते हैं, तो जो न्यूज़ में चल रहा है वो तो पूछा ही जाता है। तो बस इतना ही होता है जो पहले से फिक्स्ड होता है। उसके अलावा डेफ देखा जाता है, कैंडिडेट का एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जाता है, सोशल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड देखा जाता है। और उसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिख रहा है कि कैंडिडेट प्रेशराइज फील कर रहा है। जैसे एक बार मैं इंटरव्यू ले रही थी और एक कैंडिडेट थी जो एसएससी क्वालिफाइड थी पर यूपीएससी में पहली बार इंटरव्यू दे रही थी, और उनसे हमारे एक पैनलिस्ट ने इकोनॉमिक्स का कोई सवाल पूछा और वो रोने लग गई। अब वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई, तो हमारे जो पैनलिस्ट थे उन्हें लगा कि इकोनॉमिक्स के सवाल में कोई कैसे रो सकता है, जो कि लाजमी क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स के सवाल में तो कोई भी नहीं रो सकता है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि उनका वो दिन अच्छा नहीं जा रहा था, जो भी। तो जब हमें दिखता है कि कैंडिडेट नहीं आंसर कर पा रहा तो हम लेवल नीचे कर देते हैं, और कैंडिडेट अगर आंसर कर पा रहा होता तो हम लेवल ऊपर कर देते हैं। आइडिया आपकी नॉलेज टेस्ट करना नहीं है, आइडिया आपसे बात करना है, आपको समझना आपकी पर्सनालिटी क्या है ये जानना। तो आइडिया ये नहीं कि आपसे सवाल पूछा, अगर आपने जवाब दे दिया तो 10 में से 10, जवाब नहीं दिया तो 10 में से 0। आइडिया ये देखना कि आप 10 में से 9 ले पा रहे हैं, 10 में से 8 ले पा रहे हैं, या 10 में से 2 ले पा रहे हैं। यस मैम। ओके, सो मैम इंटरव्यू के दौरान अभी भी आपने जिक्र किया कि इसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज के लिए तो आपने प्रीलिम्स मेंस दे दिए, लेकिन स्टूडेंट फिर भी तैयारी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, अपने पुराने सिलेबस को देखते हैं। मान के चलो किसी का ऑप्शनल ये है तो वो ऑप्शनल के बारे में जानकारी जुटाते हैं और करंट्स अफेयर पे ज़्यादा अपडेट रहते हैं। तो मैम ये फिर कैसे हो गया कि मैम आपने बोला कि इतना ज़्यादा नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मैंने बोला कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि मान लीजिए आपने कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, आप इंजीनियर हैं और आपको बेसिक्स ही नहीं आता, आपको सर्किट्स के बेसिक्स ही नहीं पता, या अगर आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और मैं आपसे पूछती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या है तो आपको वही नहीं आता, तो ये एक धोखे की तरह प्रतीत होता है। अगर आप क्लेम करते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं फला फला कॉलेज से फला फला सब्जेक्ट में, तो आपको उस सब्जेक्ट की समझ तो होनी चाहिए, या एग्जैक्टली, या अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि एक प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं और आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखना ही नहीं आता तो या तो आपने तब पढ़ाई नहीं की है। तो बेसिकली उन लोगों को ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है इंटरव्यू के लिए जिन्होंने तब पढ़ाई नहीं की होती जब उन्हें करनी चाहिए थी। आप समझ पा रहे हैं? और दूसरा करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, वो तो मुझे लगता है अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको हर दिन जीवन में मतलब जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट उसके बाद भी अगर आप ऑफिसर बन जाते हैं, अखबार सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, तो करंट अफेयर्स की तैयारी तो करते रहना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ कि आपको फैक्चुअल नॉलेज गैदर करने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पैनलिस्ट आपसे इकोनॉमिक्स के सोलो मॉडल के बारे में पूछते हैं, आपको वो नहीं आता तो आप पोलाइटली मना कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि डिमांड कर्व कैसा बनता है या सप्लाई कर्व कैसा बनता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 1+1 कितना होता है, 2+2 कितना होता है। अगर किसी स्कूल के बच्चे से ये पूछ रही हूँ और उसे वो नहीं आता, तो ये तो धोखा है। तो धोखा नहीं कर सकते हैं आप। अगर आपको कुछ नहीं आता इट्स ओके, ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। पर ये पर्सनालिटी का टेस्ट ऐसे है कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट होंगे या अगर आप सिंसियर रहे होंगे तो आपको बेसिक्स तो आते होंगे, ये अज्यूम किया जाता है। और अगर आपको बेसिक्स नहीं आते मतलब आप सिंसियर नहीं रहे हैं, इससे ये एक जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो मैम नॉर्मली पर्सनालिटी की बात होती है और नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं पर्सनालिटी को कैसे ग्रो अप किया जाए, और नॉर्मली हम देखते हैं कि पर्सनालिटी ओवर द ईयर ग्रो होती है, ना कि एकदम से होती है। तो मैम इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि अपना कॉन्फिडेंस या फिर वे ऑफ टॉकिंग या फिर अपने आप को कैसे कहाँ पर प्रेजेंट करना है, इसको कैसे डेवलप करना चाहिए? देखिए, पर्सनालिटी ऐसी चीज़ है, आपने बोला ओवर द ईयर ग्रो होती है, मुझे तो लगता है पर्सनालिटी आपकी लाइफ टाइम ग्रो होती रहती है। तो भले आज मैं एक टीचर हूँ या मैं एक पैनलिस्ट हूँ, पर फिर भी मेरी पर्सनालिटी में भी कुछ ऐसा होगा जिस पर मैं काम कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए हर दिन एफर्ट करना ही पड़ता है। इसीलिए इंटरव्यू की कोई भी तैयारी 2 महीने में नहीं कर सकता। तो जब आप स्कूल में हैं, आपको जो अपॉर्चुनिटी स्कूल में मिली कि मान लीजिए डांस करने की, ड्रामा करने की, डिबेट करने की, स्पोर्ट्स की, आप वो लीजिए। क्यों दोस्त बनाना ज़रूरी है, क्यों सोशल लाइफ होना ज़रूरी है, ताकि आपको लोगों से डील करना आए। तो हम लोग बात करते हैं IQ की, हम लोग अब EQ की भी बात करने लग गए हैं, पर हम SQ की बात नहीं करते, जो है आपका सोशल क्वेश्चन। क्या आपको 4 लोगों के बीच बैठकर अपनी बात रखनी आती है? क्या आपको कम्युनिकेट करना आता है? ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेज़ी आती हो या आपको
हिंदी आती हो, जो साउथ से बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी भी नहीं आती, हम नॉर्थ से हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश चैलेंज लगता है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं हो सकता, पर जो भी लैंग्वेज में आप अपनी थॉट्स रखते हैं, क्या आप वो रख पाते हैं? मान लीजिए आप हिंदी में ही अपनी थॉट रख रहे हैं, आप मुझे समझा रहे हैं कि मैडम ये स्क्वायर है और मुझे समझ आ रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो मतलब आपके समझाने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो जो भी लैंग्वेज यूज़ करें, आप अपनी बात रख पाएँ। पहली चीज़ कि वो क्लैरिटी से और स्पेसिफिक प्रिसाइजली आप अपनी बात रख पाएँ। दूसरी चीज़, आप उसे कॉन्फिडेंस से रख पाएँ। आज अगर आपने किसी का थॉट चुराया है और आप वो बोल रहे हैं, आप उतने कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाएंगे, पर अगर आपका खुद का थॉट होगा तो आप उसे पूरे कॉन्फिडेंस से बोल पाएंगे। आपको आत्मविश्वास रखना है कि जो आप जानते हैं, जितना जानते हैं उतना काफ़ी है, जो आप हैं वो इनफ है। तो कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है अच्छी पर्सनालिटी के लिए। बाकी पढ़ने से क्या होता है, जब हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, हमारी नॉलेज का जो होराइजन है वो एक्सपैंड होता जाता है, हमें और चीज़ें समझ आती हैं, तो हमारे पास बात करने के लिए ज़्यादा चीज़ें होती हैं, हमें अपनी बात सपोर्ट करने के लिए हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, डाटा होता है, और लोगों की, बड़े लोगों की बातें होती हैं। तो इसलिए पढ़ते रहना भी आपकी पर्सनालिटी को ऐड करता है। राइट। सो मैम, इतने सारे पैनल मेंबर होते हैं, तो मैम पैनल मेंबर जो होते हैं तो स्पेसिफिक कोई ऐसी कैटेगरी डिवाइड होती है कि सिर्फ वो इसी कैटेगरी से ही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि हर फील्ड से बुलाए जाते हैं पैनल मेंबर? ऐसा तो नहीं मैम कि वो मतलब किसी फील्ड से हैं बट उनको दूसरे फील्ड की नॉलेज है तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं? देखिए, बहुत रिजिड नहीं होता है, लेकिन हाँ मोटा मोटा डिवीज़न होता है। उसका रीज़न ये है कि कैंडिडेट से सब तरह के सवाल पूछे जाएं, स्पेशली मॉक में, कि उससे हर सब्जेक्ट के सवाल पूछे जाएं ताकि उसकी हर सब्जेक्ट की तैयारी हो पाए। और यूपीएससी पैनल में भी वो हर तरह के सवाल इसलिए पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए मैंने आपसे सवाल पूछ लिया साइंस एंड टेक का, पर आपका साइंस एंड टेक ही पुअर था, आपका पॉलिटी बहुत अच्छा था, तो आपको पॉलिटी में आंसर देने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए डाइवर्स चीज़ों से सवाल पूछा जाता है ताकि आपको भी मौका मिले अपनी पर्सनालिटी की डाइवर्सिटी दिखाने का, और पैनल को भी मौका मिले कि वो आपको समझ पाएँ अलग अलग सेंसेस में। राइट मैम। सो मैम, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं मैम, तो नॉर्मली क्या होता है, जो मार्क्स मिलते हैं 270 मार्क्स, 75 मार्क्स का यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, तो मैम मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं कि इस कैंडिडेट को हमें इतने मार्क्स देने हैं, इस कैंडिडेट को इतने देने हैं? देखिए, ये कभी रिवील होता नहीं है कि मार्क्स कैसे डिसाइड होता है, और आप इस बात से अग्री करेंगे कि जहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी होती है वहाँ थोड़ी डिस्क्रिशन तो रहती ही है। तो जो कैंडिडेट पैनल मेंबर्स को ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब हम ऐसे देखते हैं कि बहुत बार कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनको 140 नंबर मिलते हैं, तो 140 नंबर कम माने जाते हैं, मतलब इट इज़ एवरेज स्कोर। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें 110 मिलता है, तो मतलब उन्होंने कुछ बड़ी मिस्टेक कर दी है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कुछ ऐसा बोल दिया जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। फिर कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें 180 मिलता है, और कुछ होते हैं जो एक्सेप्शनली अच्छे होते हैं जिन्हें 210 मिलता है। तो ऐसे 5-10 नंबर कैसे इवैल्यूएट होते हैं ये तो कोई नहीं बता सकता, पर हम किस कैटेगरी में किस कैंडिडेट को डाल सकते हैं ये इवैल्यूएट हो सकता है। राइट। मैम, अभी आपने एवरेज मार्क्स की बात करी, तो मैम कहीं ना ऐसा तो नहीं है मैम, जैसे एक सर्टेन लेवल पे कि हमें बस इतने कैंडिडेट्स को लेना है तो इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देने हैं, कुछ इस तरीके? जैसे मैम अभी 12th के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो ऑनलाइन हुए थे, तो उनको आई थिंक मैक्सिमम लोगों को एक एवरेज मार्क्स दिए गए, सो दैट कि स्टूडेंट्स को भी बुरा ना लगे और उसके ज़्यादा मार्क्स भी ना आए, तो ऐसे में कोई क्लासेस भी नहीं रहेंगे। तो ऐसा तो नहीं रहता मैम? नहीं, यूपीएससी हाईली कॉम्पिटिटिव है और एफिशिएंसी में बिलीव करता है। ऐसी एजेंसी है जो रिक्रूट करता है, कोर हमारे कंट्री का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोर है हमारे सिस्टम का। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जितनी समझ है कि उसमें ऐसा कुछ भी होता होगा कि हमें इतने लोग लेने हैं तो बाकी वालों को कम नंबर दे दो, या जिनके पहले हो गए इंटरव्यू उन्हें ज़्यादा दे दो और बाकी वालों को कम दे दो। मुझे लगता है सबको फेयर चांस मिलता होगा। और आप इस बात को भूल रहे हैं कि इंटरव्यू केवल 275 मार्क्स है, पर मेंस जो पोर्शन है वो मेजर पोर्शन है जो आपकी मेरिट कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होता होगा कि इंटरव्यू के मार्क्स को जैसा आप पूछ रहे हैं वैसा हो। बाकी हाँ, 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं भी थोड़ा सॉरी फील करती हूँ कि अभी ये जो 3-4 साल से बहुत सारे सिस्टमिक चेंजेस आ गए, पैंडमिक हो गया, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे। अब जैसे CUET का भी एग्ज़ाम आ गया है, तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता एग्ज़ाम कैसे देना है, या उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया है 12th वाले स्टूडेंट्स का। या कभी मैं कॉलेज में भी देखती हूँ, मेरे कुछ
स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अभी भी लगता है कि वो स्कूल में है, तो वो स्कूल से कॉलेज का ट्रांजिशन ही नहीं कर पाए क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन थी। तो ये थोड़ा सैड है, अनफॉर्चुनेट है, पर आई एम श्योर वी हैव गुड टाइम्स अहेड ऑफ अस। ओके, सो मैम वन और मोर थिंग, मैम हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम में रहते हैं कि उनको मार्क्स कम मिलते हैं या फिर उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है। और मैम जैसे कि आप दृष्टि के पैनल मेंबर हैं, जो कि दृष्टि हिंदी मीडियम में काफ़ी पॉपुलर है, और पैनल जो मेंबर हैं उनके वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, सॉरी। तो मैम कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का हो, दृष्टि के पैनल में ज़रूर जाता है मॉक देने के लिए। तो मैम ऐसा क्या है कि हिंदी मीडियम का रेशियो कम लग रहा है आपको, या फिर जो हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट आप देखते हैं इंटरव्यू लेते टाइम, मॉक इंटरव्यू, तो वहाँ पे कुछ कमियाँ नज़र आती हैं आपको ऐसा? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने आते हैं उनमें कुछ कमी होती है। मैंने जैसे गौरव बुदानिया करके थे पिछले साल, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, एक्सेप्शनली गुड कैंडिडेट। मैंने हिंदी के इतने सारे कैंडिडेट्स देखे हैं जो बहुत अच्छे हैं। बट हैविंग सेड दैट, इस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं कि हिंदी मीडियम में मटेरियल की कमी है। हिंदी मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनरली ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जब वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें असिमुलेट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप झांसी के पास एक छोटे से कस्बे से हैं, आपने हिंदी साहित्य की पढ़ाई की है। अब झांसी के पास अगर आप छोटे कस्बे से हैं तो वहाँ के स्कूल ने आपको उतना एक्सपोजर नहीं दिया होगा। लेकिन यही अगर आप दिल्ली के किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, आपके पास ज़्यादा एक्सपोजर रहा होगा। तो ये डिफरेंस रहता है। इसको लेकर मुझे बुरा भी लगता है क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे देश में सिर्फ दो ही भाषाएं नहीं हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी। तमिल वाले बच्चे भी हैं, बंगाली बच्चे भी हैं, उड़िया बच्चे भी हैं, हरियाणा बोर्ड के बच्चे भी हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे भी हैं। तो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए कि लैंग्वेज कोई भी एक्सपोजर से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल माइंडसेट के चलते ये है कि अंग्रेज़ी वालों को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है और हिंदी वालों को नहीं मिल रहा। पर मुझे लगता है कि ये हमारा मेंटल बैरियर भी है। अगर हिंदी वाले स्टूडेंट्स ये ठान लें, जैसे गौरव बुदानिया जैसे या रवि सिहाग जैसे, कि हमें निकालना ही है एग्ज़ाम, या निशान जैन जैसे लोग सोच लें, तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम नहीं निकाला जा सकता। थोड़ा मुश्किल है, मैं मानती हूँ, पर कलेक्टिवली हम सबको एज ए कम्युनिटी काम करना चाहिए कि ज़्यादा मटेरियल आए हिंदी मीडियम में, या ये टॉपर्स जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो लोग वापस आकर और लोगों को मोटिवेट करें। तो मुझे लगता है कि कुछ सालों में शायद ये गैप भी फिल हो पाएगा। और जो भी सरकार को भी सिस्टेमिक चेंजेस लाने चाहिए पॉलिसी में, उनकी भी ज़रूरत है। जैसे CSAT में मुझे भी ये बात बुरी लगती है कि कॉम्प्रिहेंशन का बस ट्रांसलेशन हो जाता है। अगर ऐसा है तो ये अच्छी बात नहीं है। हिंदी मीडियम के लिए अलग से कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ों पर शायद यूपीएससी को भी काम करना चाहिए। राइट मैम। सो लास्ट में मैम क्या ऐसे पॉइंट्स या फिर क्या ऐसे स्टेप फॉलो करने चाहिए हर स्टूडेंट्स को कि वो अब अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ अपने इंटरव्यू में, या फिर यूपीएससी इंटरव्यू के अलावा कोई और भी इंटरव्यू अगर वो दे? देखिए, मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिनका प्रीलिम्स कभी हुआ नहीं या उन्होंने दिया ही नहीं प्रीलिम्स, लेकिन उनका सपना है कि इंटरव्यू बोर्ड में बैठना है। तो मैं उन्हें कभी डिस्करेज नहीं करती। मैं उन्हें ये नहीं बोलती कि तुम पहले प्रीलिम्स निकालो फिर सोचना इंटरव्यू कैसे दोगे। अगर आप प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आप ये सोच सकते हैं कि आप इंटरव्यू कैसे देंगे, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी आप शायद 4 महीने में कर सकते हैं, मेंस की तैयारी आप शायद 8 महीने में कर सकते हैं, पर इंटरव्यू की तैयारी आप 2, 3, 4 महीने में नहीं कर सकते। वो करने में आपको 5-6 साल लगते हैं। तो जहाँ भी हैं आप, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, कॉलेज के बाहर हैं, यूपीएससी का पहला अटैम्प्ट दिया, दूसरा दिया है, आपको हर दिन सोचना चाहिए कि जब आप यूपीएससी इंटरव्यू में बैठेंगे तो आप अपना बेस्ट कैसे दे पाएंगे। उसके लिए आपको अभी से अपनी भाषा शैली पे काम करना चाहिए, आपको अपनी जनरल अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, नॉलेज पे नहीं, जनरल अवेयरनेस पे काम करना चाहिए, आपको अपने सोशल क्वेश्चन पे काम करना चाहिए। आप ट्राइबल्स के बारे में क्या सोचते हैं, अगर रेड लाइट पर कोई भीख मांग रहा है क्या आप उसको देंगे भी क्या नहीं देंगे, आप अपनी मेड के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको लगता है इंडिया में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो हैं उनको लेकर कुछ चेंजेस होने चाहिए, क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम होनी चाहिए। तो जनरल अपनी ओपिनियन डेवलप कीजिए अलग अलग मुद्दों पर, और अपना सेंसिटिविटी इंडेक्स जो है उसे बढ़ाइए। तो मैं फिर से सम अप कर देती हूँ, अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिए, अपने सोशल क्वेश्चन पे काम कीजिए, जनरल अवेयरनेस पर काम कीजिए, एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप स्टेज पर जाएंगे, या जब आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, जब आप जीतेंगे, जब आप लोगों से बात करेंगे, जब आप अपनी थॉट्स को कहीं रिप्रेजेंट करेंगे और लोगों से वैलिडेट करेंगे कि मैंने अभी बोला कि मान लीजिए आसमान पिंक है
और आपने सपोर्ट किया कि हाँ आसमान पिंक है, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, शायद मैं सही ही बोल रही Yes, हूँ। ma'am. तो ऐसे आप अपना आत्मविश्वास भी डेवलप कर सकते हैं, और आत्मविश्वास एक दिन में डेवलप नहीं होता। Right. तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया तो सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू या यूपीएससी नहीं, इसके बाहर आप कुछ भी करने जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा आपके बेस्ट फ्रेंड का काम करेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर Pleasure is लवली all. मैसेज। ओके, थैंक यू। सो गाइस, देखा कि मैम ने डिटेल में अपनी बारे में बताया, साथ में उन्होंने जर्नी भी बताई कि एस्पिरेंट की क्या जर्नी होती है, क्या उनसे रिक्वायर्ड होता है यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स को, या फिर कैसे आप इंटरव्यू के लिए तैयार कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और साथ में मैम का यूट्यूब चैनल है, मैम वहाँ पर स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। तो मैम का जो यूट्यूब चैनल का लिंक है या फिर जो भी है टेलीग्राम चैनल का, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैम से आप जुड़ सकते हैं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।